चलो आज कंजंक्शन करते हैं जो कि पेयर में यूज होते हैं। ये जो काफ़ी सारे जो कंजंक्शन हैं, जो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन हैं, वैसे तो कंजंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन हैं जो कि पेयर में यूज होते हैं, पेयर में, और हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं ये बात कहूँ, सो एज भी होता है और सो दैट भी यूज होता है, सच एज भी होता है और सच दैट भी होता है। अब हमें ये डाउट रहता है कि कब सो के बाद दैट और कब सो के बाद एज, कब सच के बाद दैट और कब सच के बाद एज, ये डिस्कस करना है आज इस वीडियो में। हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका कंफ्यूजन क्या रहता है। अगर मैं बात करूँ सो दैट, सो एक एडवर्ब है, सो क्या है, एक एडवर्ब है और इसके बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि एडजेक्टिव जो होती, जो एडवर्ब जो होती है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है। एडवर्ब किस चीज़ को क्वालिफाई करती है? वर्ब को तो करती है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। तो इसका मतलब सो के बाद एडवर्ब लिखे जाते हैं, यानी सो खुद एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। और सो अगर मैं बात करूं, अब सवाल ये है सो के बाद कब ए और कब दैट। अगर हम सेंटेंस देखें तो अब क्लियर होगा। जो फर्स्ट वन है, जो फर्स्ट वन सेंटेंस ये कहता है यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, एज आएगा या दैट, ये कंफ्यूजन है। यू आर सो ब्यूटीफुल एज और दैट, आई कांट गेट माई आईज ऑफ यू। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि एज आएगा कि दैट आएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है सच दैट, जो काम सच दैट करता है वही काम सो दैट कर देता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है सच के बाद नाउन लिखे जाते हैं, सच के बाद नाउन लिखे जाते हैं और सो के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, सो के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ यू आर सो ब्यूटीफुल एज या दैट आई कांट गेट माई आईज ऑफ यू, अगर हम इस सेंटेंस को ब्रेक करें ना तब हमें आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। अब यू क्या है? यू सब्जेक्ट है, आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है, आर क्या है? लिंकिंग वर्ब, सो क्या है? एडवर्ब, यानी या तो आप इसको ये मान लो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या है? यू आर सो ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब एक क्लास तो यहाँ तक हो गया, यानी क्लास किसको बोलते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो इसका मतलब कायदे से एक क्लॉज पूरा। अब आगे देखें, आई कांट गेट माई आईज ऑफ यू, आई क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2 और कांट गेट वर्ब नंबर 2। तो इसका मतलब कायदे से ये भी दूसरा क्लॉज कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये क्लॉज भी कंप्लीट और ये क्लॉज भी कंप्लीट। तो इसका मतलब जब भी हमें ये कंफ्यूजन हो कि एज आएगा कि दैट, ये देख लेना कि अगर दोनों क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो हम उस केस में दैट यूज करेंगे। उस केस में क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। और ये जो दैट है रिजल्ट और इफेक्ट को बताता है, यानी काज और इफेक्ट को बताता है। किसको बताता है? काज और इफेक्ट को बताता है। तो इसका मतलब यू आर सो ब्यूटीफुल, आप इतनी ब्यूटीफुल है, इसका रिजल्ट क्या हो कि मैं आपसे नजरें दूर नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ। सेकंड वन देखिए, दिस मशीन वर्क्स सो लाउडली, दिस मशीन वर्क्स सो लाउडली एज या दैट आई हैव ए हेडेक। अब वही है, हमें वही मेथड अपनाना है कि एज आएगा कि दैट आएगा। अब हमें पता है मशीन क्या है? सब्जेक्ट नंबर 1। मशीन क्या है? सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन। तो कायदे से मशीन हुआ नाउन, कॉमन नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव रखे जाते हैं, तो ये दैट दिस हुआ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वर्क्स क्या है? मेन वर्ब, अरे वर्क्स क्या है? मेन वर्ब। सो क्या है? एडवर्ब, सो क्या है? एडवर्ब। लाउडली क्या है? लाउडली, लाउडली भी एडवर्ब है। अब
कहीं कहीं अलाउड लिखा जाता है, कहीं कहीं लाउडली लिखा जाता है। अब इसमें फर्क क्या है? कोई ना कोई फर्क तो होगा, कहीं तो लाउडली लिख देते हैं और कहीं अलाउड लिख देते हैं। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं क्लास में हूँ और मैं किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन सुनना चाहता हूँ, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहता हूँ, तो मैं उससे बोलूँगा स्पीक अलाउड। क्यों? ताकि सबको सुन सके। अगर मैं ये कहूँगा स्पीक लाउडली, यानी शोर बजाना, यानी ज़्यादा बोलना, इसका मतलब अलाउड का उतना ही बोलो जितना कि सब सुन सके। उस केस में तो हम अलाउड लिखेंगे। और लाउडली कब लिखेंगे? जब इरिटेटिंग होगा, जब वो शोर हमको परेशान करेगा तो उसको हम बोलेंगे लाउडली। तब मशीन तो लाउडली है, मशीन तो यानी कैसे काम कर रही है, यानी परेशान कर रही है। तो इस केस में हमने यहाँ पे लाउडली लिखा है। जनरली तो आप अलाउड लिखते हैं कि अलाउड है, कहीं पे अलाउड और कहीं पे लाउडली। तो इसका मतलब क्या है? दिस मशीन वर्क्स सो लाउडली कायदे से हुआ एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब जो एडजेक्टिव के पीछे ly सफिक्स करने से तो एडवर्ब बनते हैं। अगर नाउन के पीछे ly सफिक्स करें तो एडजेक्टिव बनते हैं। कायदे से लाउड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पीछे ly सफिक्स हुआ तो क्या हुआ? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दिस मशीन वर्क्स सो लाउडली एज आएगी कि दैट। अब ये देखना है, एज आएगा कि दैट, ये देखना है। अब हमें ये पता है कि क्लोज तो पूरा हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई। अब दूसरे में देखिए, आई सब्जेक्ट नंबर 2 और हैव वर्ब नंबर 2। इसका मतलब क्या है? किसी क्लोज ये भी पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये क्लोज भी पूरा और ये क्लोज भी पूरा। तो इस केस में हम एज नहीं दैट लगाएंगे। और ये किसको, यानी किस कॉज एंड इफेक्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन ये कहता है द चाइल्ड हैड सो मेनी टॉयज। The child had so many toys। अब मैंने ये लिखा था, यानी सो तो एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद ये तो एडजेक्टिव लिखे जाते हैं या एडवर्ब लिखे जाते हैं। तो मैनी का जैसे क्या है? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि टॉयज नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। तो इसका मतलब द चाइल्ड हैड सो मेनी टॉयज एज या दैट, वही कंफ्यूजन का विषय। As that he could not decide which to buy। कि भाई वो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसको वो ये डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन से वाला खरीदना है, क्योंकि बच्चे के पास तो यहाँ पे बच्चे के पास है, यानी किसके साथ उसको खेलना है। यहाँ पे बाई नहीं, यहाँ पे प्ले होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्ले होना चाहिए, विश टू प्ले। यानी बच्चे के पास इतने सारे खिलौने थे, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किससे खेलना है, कौन से खिलौने से खेलना है। तो इसका मतलब कायदे से ये भी क्लोज पूरा और ये भी क्लोज पूरा, तो हमें एज नहीं दैट चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं। There was so little food as or that, वहीं पे as or that many people died of hunger। अब हमें ये देखना है there क्या है? there सब्जेक्ट नहीं हो सकता, there सब्जेक्ट नहीं है, there तो डमी है। इसका मतलब क्या है? there यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो कायदे से ये तो एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करते हैं तो उस केस में इन्वर्जन यूज करना पड़ता है। अब ये आप बोलोगे इन्वर्जन क्या होता है? अगर मैं ये कहूं देयर वाज ए किंग, तो इसमें देयर क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं हुई है तो इसका मतलब है इन्वर्जन लिखना पड़ेगा। इन्वर्जन में क्या होता है? जो कि मेन वर्ब है या जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट से पहले लिखी है। जैसे वॉज है, इसकी मेन वर्ब क्या है? वॉज है, लिंकिंग वर्ब, और इसका सब्जेक्ट क्या है? फूड है।
इसका सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट क्या है, फूड है। यानी ये अगर ऐसा भी तो हो सकता है देयर वर मैनी टॉयज, तो असली सब्जेक्ट क्या है, टॉयज है, असली क्या है टॉयज, ये प्लूरल है तो वहां भी वो वर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे तो इन्वर्जन है, यानी जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होगी तो हमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। और इन्वर्जन ये कहता है पहले तो हम वर्ब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। भले ही सेंटेंस असर्टिव होगा, भले ही सेंटेंस असर्टिव होगा, लेकिन उस केस में हमें इन्वर्जन लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एडवर्ब नहीं हो सकता, वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब आगे देखिए, तो देयर वाज सो लिटिल फूड दैट मेनी पीपल डाइड ऑफ हंगर, ये क्लोज पूरा, ये भी क्लोज हुआ। इसका सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट नंबर 2 पीपल, पीपल से पहले मेनी, ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, और डाइड मेन वर्ब नंबर 2, और ये फिफ्थ प्रीपोजिशन यहां पे ऑफ लेती है, यानी मेनी पीपल डाइड ऑफ हंगर, यानी भूख से मरना, डाइड ऑफ, देश के लिए मर जाना, डाई फॉर, यानी वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पे फॉर आएगा और कहां पे ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखिए, She is so beautiful as of that I can't take my eyes off her, ये तो पहले आ चुका है, तो इसका मतलब she सब्जेक्ट है, is मेन वर्ब, एक क्लोज पूरा। नेक्स्ट देखते हैं I सब्जेक्ट है और take मेन वर्ब नंबर 2, ये भी क्लोज पूरा। दो यानी एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं आ सकती, अगर दो वर्ब आएंगे तो दो क्लोज होंगे, दो क्लोज होंगे तो कंजंक्शन चाहिए, तो कंजंक्शन या तो एज या दैट। अब हमें कैसे पता चले कि कब एज कब दैट, जब दोनों क्लोज पूरे हैं, जब दोनों क्लोज पूरे हैं तो दैट, नहीं तो एज। नेक्स्ट वन देखिए, रवि इज, नेक्स्ट वन है इट वाज सच ए गुड मूवी, it was such a good movie as या that all was it। अब वही ऐसे ही करो, तो इसका मतलब क्या है, it क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन और प्रोनाउन, तो it क्या है, प्रोनाउन है, was क्या है, मेन वर्ब है यानी लिंकिंग वर्ब है, और सच क्या है, सच एडजेक्टिव होता है, सच क्या होता है, एडजेक्टिव, सो एडवर्ब होती है, सच एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद नाउन लिखे जाते हैं, इसके बाद क्या लिखे जाते हैं, नाउन लिखे जाते हैं। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव यानी एडवर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन नाउन के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। अब आप बोलोगे सर जी ये तो ये नाउन के या अगर सच एडजेक्टिव है तो इसके बाद तो ये गुड एडजेक्टिव लिख दिया, अरे इसके लिए थोड़ा है, ये बीच में ये ए भी तो आया है, अगर ए नहीं होता ना तो इसका मतलब ये सच के तुरंत बाद गुड होता, तो उस केस में ये गलत हो जाता, तो इसका मतलब सच के बाद ए आया है, सच के बाद ए आया है, इसका मतलब ये जो सच है ये मूवी के लिए है, सच के यानी ये जो गुड है ये मूवी का एडजेक्टिव है। आप बोलोगे एडजेक्टिव से पहले तो एडवर्ब लिखे जाते हैं, लेकिन इस अगर गुड से पहले ए न होके सच होता तो उस केस में तो ये एडवर्ब हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ए आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सच एडजेक्टिव है। क्लियर हुई इसकी बात, तो इसका मतलब क्या है, इट वाज सच ए गुड मूवी एज और दैट ऑल वाज इट, यानी क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2, एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं आ सकती, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, इसका मतलब ये तो दो क्लोज हैं, अगर दो क्लोज हैं तो इसका अपना सब्जेक्ट इट और इस वर्ब का अपना अलग सब्जेक्ट जो कि ऑल है, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दो क्लोज एक सेंटेंस में हो सकते हैं अगर कंजंक्शन होगा, तो कंजंक्शन या तो एज या दैट। अब कब दैट और कब एज, जब दोनों क्लोज पूरे तो दैट नहीं तो एज, और जो दैट जो यूज होगा वो कोज और इफेक्ट को शो करेगा, किसको शो करेगा, कोज और इफेक्ट को शो करेगा। नेक्स्ट वन देखिए, रवि इज सच ए कनिंग बॉय, रवि इज सच ए कनिंग बॉय दैट और एज कांट बी ट्रस्टेड, मैंने लिखा।
तो हमें ये देखना है, वही फॉर्मूला हमें यूज करना है कि क्या ये दोनों क्लोज कंप्लीट है या नहीं है। तो देखते हैं हमने देखा रवि सब्जेक्ट इज मेन वर्ब, सच एडजेक्टिव, ए आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए, बॉय के लिए, कनिंग एडजेक्टिव। तो इसका मतलब एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव, अरे ये जो एडजेक्टिव है, ये जो कनिंग है, ये बॉय के लिए है, यानी इस अगर यहाँ पे ए नहीं होता ना तब तो इसको ये एडवर्ब बन जाता, ये तो एडजेक्टिव ही है। यानी सच के बाद नाउन लिखे जाते हैं, सो के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखे जाते हैं। शी इज यानी रवि इज सच अ कनिंग बॉय दैट या एज कांट बी ट्रस्टेड। ये क्लोज पूरा सब्जेक्ट, इस वर्ब को मिल गया रवि सब्जेक्ट, और इस वर्ब को इसका सब्जेक्ट कहां है। अब मेरे को ये बताओ इसका सब्जेक्ट कहां है, इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो इसका मतलब आपने देखा इसमें आई कांट टेक माई आईज में सब्जेक्ट आई है, उससे पहले में ऑल है, उससे पहले में पीपल है, उससे पहले में ही है। तो इसका मतलब सारे के सारे क्लोज में सभी जो क्लोजेज हैं उन्हीं में सब्जेक्ट आ रहा है। इसका सब्जेक्ट कहां है? ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, ऐसा कोई क्लोज नहीं हो सकता जिसमें वर्ब तो हो और सब्जेक्ट ना हो, तो इसकी तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें तो इसका सब्जेक्ट चाहिए, इसका तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट केवल और केवल कौन हो सकते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। अगर मैं आपको बता दूं ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये इनको प्रोकंज बोला जाता है। ये प्रोनाउन तो होते ही हैं, ये कंजंक्शन का भी काम कर देते हैं। जब ये दो क्लोज को आपस में जोड़ेंगे जो तो कंजंक्शन कहलाएंगे, और ये जब सब्जेक्ट नहीं होगा इनके पास तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर लेंगे, तभी तो इनको प्रोकंज बोला गया है। अब मैंने ये कहा कि भाई दैट भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या बना रहा है, ये तो कॉज एंड इफेक्ट को दिखा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट यानी एडवर्बियल क्लोज ऑफ इफेक्ट को दिखा रहा है। और एज एक ऐसा प्रोनाउन है, एज भी एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि केवल और केवल, एज एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि केवल और केवल रिलेटिव क्लोज को दिखाता है, यानी एडजेक्टिवल क्लोज को दिखाता है। यानी जब ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें दैट नहीं चाहिए, एज चाहिए। कायदे से मैंने बोला अगर दोनों क्लोज में दोनों पूरे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन पूरा है ही नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में केवल और केवल एज लगाएंगे, क्योंकि एज दो काम कर सकता है। एज यानी दो काम कर सकता है, ये सब्जेक्ट बनने का काम भी कर सकता है और कंजंक्शन का भी कर सकता है। क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं आ सकती, दो वर्ब होंगी तो दो क्लोज होंगे, दो क्लोज होंगे तो कंजंक्शन होगा। अब कंजंक्शन या तो दैट या एज, दैट तो बनाएगा कॉजेल इफेक्ट। अब इसको देखिए कोई कॉजेल इफेक्ट हो रहा है, कोई कॉजेल इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये तो रिलेटिव जो क्लोज है जो कि एडजेक्टिवल क्लोज को बना रहा है, यानी जो एज जो कंजंक्शन है, एज जो कंजंक्शन है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, ये केवल और केवल एडजेक्टिवल क्लोज बनाता है। और जो दैट के साथ लग के वो एडवर्बियल क्लोज बनाता है जो कि कॉज और इफेक्ट को शो करता है, कॉज और इफेक्ट को शो करता है। तो इसका अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, रवि इज सच ए कनिंग बॉय दैट कांट बी ट्रस्टेड। यानी इसमें रवि एक ऐसा लड़का है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें कोई कॉज इफेक्ट हो रहा है, मेरे को ये बताइए, इसमें कोई कॉज इफेक्ट तो है ही नहीं, और कॉज इफेक्ट तो एडवर्बियल क्लोज में होता है, यानी एडवर्बियल क्लोज में होता है। तो इसका मतलब ये एडवर्बियल क्लोज तो बन ही नहीं रहा, ये बन रहा है रिलेटिव क्लोज यानी एडजेक्टिवल क्लोज। और एडजेक्टिवल क्लोज यानी कौन बनाएगा, एडजेक्टिवल क्लोज यहाँ पे यानी सच और एज के साथ, सच और एज के साथ केवल और केवल एज ही बनाएगा जो दो काम करेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करती है। ये कंजंक्शन तो है ही है, साथ में प्रोनाउन भी है, और सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो इसलिए हमें प्रोनाउन चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सच जो एज है एक प्रोनाउन
प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रही है। वैसे कायदे से देखा जाए ऐसा कोई क्लोज हो ही नहीं सकता जिसका सब्जेक्ट ना हो। यहाँ पे वर्ब तो है, तो आपने देखा कि एज या दैट, एज या दैट, अगर दैट लगाएंगे वो तो कोज एंड इफेक्ट को दिखाता है, वो तो गलत हो जाएगा। यानी एज यूज करना पड़ेगा क्योंकि एज एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि कंजंक्शन का भी काम कर देता है। जब ये प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट कौन होते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। नेक्स्ट वन देखिए, मनीष इज सो हार्ड वर्किंग, मनीष इज सो हार्ड वर्किंग एज हिज सिस्टर इज, एज हिज सिस्टर इज। अब मेरे को ये बता दो सो एज भी होता है और सो दैट भी होता है। अब यहाँ पे सो के साथ एज आएगा कि दैट आएगा? दैट तो तब आएगा, सो के साथ दैट तब आएगा तब दूसरा क्लोज भी पूरा होगा और कोज एंड इफेक्ट को शो करेगा, कोज एंड इफेक्ट को शो करेगा। अब मेरे को ये बताइए, तो मनीष इज सो हार्ड वर्किंग, मनीष इतना हार्ड वर्किंग है जितना कि उसकी सिस्टर, जितना कि उसकी सिस्टर। यह तो कंपैरिजन है, अरे ये तो कंपैरिजन को शो कर रहा है। जब ये वही कंपैरिजन को कर रहा है तो दैट किस बात का? दैट तो केवल और केवल सो के साथ दैट कब लगाएंगे, जब वो कोज एंड इफेक्ट को शो करेगा। ये तो कंपैरिजन को शो कर रहा है, और कंपैरिजन के लिए हम सो एज का या एज का यूज करते हैं, सो एज का या एज का यूज करते हैं। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पे एज चाहिए ना कि दैट। अब अगर देखा जाए हम इसको ब्रेक करें, अगर हम इसको ब्रेक करें तो आपको पता लगेगा मनीष सब्जेक्ट नंबर 1, इज वर्ब नंबर 1 लिंकिंग वर्ब, सो एडवर्ब हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, एज कंजंक्शन, हिज सिस्टर सब्जेक्ट नंबर 2। अब सवाल ये उठता है, अब ये तो कंफ्यूजन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ये बताया था कि भाई अगर सो एज है या सो दैट है, कब सो और कब दैट, कब सो और कब एज। जब दोनों क्लोज पूरे हैं तो सो दैट, जब दोनों क्लोज पूरे नहीं हैं तो सो एज। लेकिन जब तो सो के बाद जो दैट लगेगा ना, वो तो कोज एंड इफेक्ट को दिखाएगा। अब रूल तो ये कहता है, ग्रामर का रूल ये कहता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता जो सब्जेक्ट तो दिया हो उसकी वर्ब ना हो। ऐसी कोई वर्ब नहीं हो सकती जो वर्ब तो है उसका सब्जेक्ट ना हो। तो इसका मतलब देखिए, मनीष हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई इज। अब हिज सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2, हिज सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। क्यों? एज यहाँ पे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन बड़ा वफादार टॉपिक होता है, यानी एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जुड़ेगा। जब ये एक क्लोज है तो दूसरा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, अगर हिज सिस्टर सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब भी होगी, तो इसकी वर्ब क्या होगी, इज है। अब सवाल ये उठता है, अब थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि दोनों क्लोज में सब क्लोज पूरे हैं, जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो हम दैट यूज करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा था दैट जब यूज करेंगे तो वो कोज एंड इफेक्ट को शो करेगा। अब इसमें कोई कोज एंड इफेक्ट दिख रहा है क्या? ये तो कंपैरिजन को शो कर रहा है। जब करेगा कंपैरिजन को तो सो एज, यानी कंपैरिजन हम शो करते हैं या तो सो एज या एज, या तो सो एज या एज। नेक्स्ट वन देखिए, पूजा इज सच आ डफर, पूजा इतनी डफर है यानी काफी पुअर है पढ़ने में, यानी पूजा इज सच अ डफर एज या दैट कांट बी क्वालिफाइड द एग्जाम, यानी वो इतनी डफर है कि एग्जाम को यानी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ये तो पूजा हुई सब्जेक्ट नंबर 1, इज हुई लिंकिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब हो गई, यानी क्लोज पूरा। अब हमें ये देखिए, इस क्वालिफाई जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसका तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? या तो हमें एज चाहिए या फिर दैट चाहिए या फिर इसका सब्जेक्ट भी चाहिए। तो इसका मतलब कायदे से देखा जाए, पूजा इज सच ए डफर, पूजा इज सच ए डफर एज या दैट, दैट कांट क्वालिफाई द एग्जाम।
अब दैट जब हम यूज करेंगे, दैट हम केवल और केवल जब यूज करेंगे कोज एंड इफेक्ट को दिखाएगा, यानी दैट पर यूज करते हैं कोज एंड इफेक्ट को। और जब उसमें एज भी दिया हुआ है, एज भी दिया हुआ है तो सच एज भी होता है और सच दैट भी होता है। सच के बाद दैट कब, यानी जब दोनों क्लोज पूरे, लेकिन सच के बाद एज कब, जब दोनों क्लोज पूरे नहीं है, लेकिन बशर्ते उसमें कोज एंड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी क्या नहीं होना चाहिए, यानी कोज एंड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं टू मच वर्सेस मच टू, एनफ प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस एनफ। ये क्या कहता है, अब ये देखिए रूल ये कहता है टू मच के बाद नाउन लिखे जाते हैं, टू मच के बाद नाउन लिखे जाते हैं और मच टू के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, टू मच इज फॉलोड बाय नाउन बट मच टू इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव। सेकंड क्या कहता है, एनफ इज फॉलोड बाय नाउन, एनफ के बाद नाउन लिखे जाते हैं, एनफ के बाद नाउन लिखे जाते हैं। अगर एडजेक्टिव पहले है तो एडजेक्टिव के बाद एनफ लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव के बाद एनफ और एनफ के बाद नाउन। यानी इसकी प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भाई कब एनफ टू होगा, कब एडजेक्टिव प्लस एनफ होगा। एंड द सेकंड थिंग अबाउट एनफ इज दैट एनफ इज फॉलोड बाय टू, एनफ इज फॉलोड बाय टू। अब एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, जो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर उसकी बात करें तो इसमें ऐसा कहा गया है, दे वर फाउंड मच टू एंग्री यस्टरडे, कल उनको काफी गुस्से में पाया गया। पैसिव वॉइस जा रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को ब्रेक करें तो दे क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, फाउंड क्या है, मेन वर्ब, मच टू नहीं है, यानी ये तो मच टू है या टू मच है। अब हमें तकरीबन हमने तो ये टू मच पढ़ा है, ये मच टू का क्या पढ़ा है। अब मैंने अभी डिस्कस किया है कि भाई जो टू मच के बाद नाउन मिलेगा, अगर नाउन है ना, यानी नाउन से पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू। अब ये देखिए, मेरे को ये बता दो, ये जो एंग्री है, ये जो एंग्री है, एंग्री का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एंग्री, अगर मैं ये कहूं दे वर फाउंड एंग्री या ही इज एंग्री, वो गुस्से में है, एंग्री कौन है, ही है। और जो यानी जो नाउन के बारे में, जो प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करे उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब कायदे से क्या हुआ, कायदे से तो ये एडजेक्टिव है। अगर ये कायदे से एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब एडजेक्टिव से पहले मच टू लिखे जाते हैं, ना कि टू मच। एंग्री हुआ एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो मच टू। अगर नाउन, अगर यहाँ एंग्री की जगह नाउन होता तो टू मच कर देते। नेक्स्ट में देखिए, शी इज मच टू एनेक्सियस एंड टू मच पेशेंस एंड शी इज मच टू एनेक्सियस एंड टू मच, एंड यहाँ पे है जो हैज, एंड हैज टू मच पेशेंस। अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, तो कायदे से सी हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो सी हुआ सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। अगर हम देखें तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, एनेक्सियस है। इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, अरे चिंतित कौन है, सी तो है। चिंतित कौन है, सी है। जो सी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करे वो क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर ये है ही एडजेक्टिव तो हमें टू मच नहीं,
मच टू चाहिए, हमें टू मच नहीं मच टू चाहिए। नेक्स्ट में क्या कहता है, एंड हैज टू मच पेशेंस। अब हमें अगर इस पेशेंस का पार्ट ऑफ स्पीच देखें, पार्ट ऑफ स्पीच देखें, पेशेंस तो नाउन होता है, कौन सा नाउन, पेशेंस यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये है ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नाउन से पहले टू मच का लिखना बिल्कुल जायज है, नाउन से पहले टू मच का लिखना बिल्कुल जायज है। नेक्स्ट में देखते हैं, पूजा है टू मैनी। अब ये डिफरेंस क्या है, कहीं ये टू मच है कहीं मैनी है। यानी मच तो यानी अनकाउंटेबल जो होते हैं उसको दिखाता है, और जो नंबर हैं जो न्यूमरल हैं यानी जो काउंटेबल हैं, काउंटेबल के लिए मैनी और अनकाउंटेबल के लिए मच, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ये कहूं पूजा है टू मैनी बुक्स एंड टू मच नॉलेज, अब क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये देखें पूजा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो कायदे से हो या प्रॉपर नाउन, हैज सी यानी मेन वर्ब, ये यहाँ पे क्या है मेन वर्ब, तो इसका मतलब पूजा है टू मैनी बुक्स। तो अब मेरे को ये बताइए बुक्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बुक्स का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, क्योंकि एक ऐसा नाउन जिसके पीछे एस लगा हो, ईएस लगा हो तो वो तो काउंटेबल होता है। जब ये है ही काउंटेबल तो काउंटेबल के लिए मैनी का यूज करना बिल्कुल जायज हुआ। अगर ये मैनी है, अगर ये नाउन है तो नाउन के लिए टू मच या टू मैनी लिखे जाते हैं, न कि मच टू या मच मैनी। या यानी हमें नाउन के लिए टू मैनी या टू मच यानी नाउन के लिए अगर नाउन काउंटेबल है तो टू मैनी, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो टू मच। वैसे ही अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता कोई, अगर नाउन न होके कोई एडजेक्टिव होता तो उसके लिए हम लिख देते मच टू, उसके लिए हम क्या लिख देते मच टू। फिर आगे कहता है एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन इसका मतलब क्या है, एक सेंटेंस तो एक है, क्लोज दो है, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब तो आ नहीं सकती। अगर दो वर्ब होंगे तो दो क्लोज होंगे तो कंजंक्शन होगा। अब सवाल उठता है ये जो कंजंक्शन है ना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाते हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस को बना रहा है। ये अब हमें कैसे पता लगा ये कंपाउंड सेंटेंस को बना रहा है, देखिए अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है, या तो वो होगा या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। अब हमें कैसे पता चले कब कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स, सीधी सी बात है, अगर वो कंजंक्शन फैन बॉयज वाला है, एक एक्रोनिम है फैन बॉयज, यानी F मींस फॉर, A मींस एंड, N मींस नॉर, B मींस बट, O मींस और, Y मींस यट एंड S मींस सो। अगर कंजंक्शन है फैन बॉयज का तो हम यूज करेंगे एंड, तो वो क्या केवल और केवल क्या बनाएगा, यानी कंपाउंड सेंटेंस, यानी सेंटेंस हुआ कंपाउंड। अगर कंजंक्शन फैन बॉयज वाला नहीं है, इफ है, सो दैट है या और कोई भी है, व्हाट है तो व्हाट है, विच है, दैट है, तो वो केवल और केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है डिपेंडेंट या तो नाउन क्लॉज हो सकता है या एडजेक्टिवल क्लॉज हो सकता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। तो इसका मतलब कुछ सेंटेंस कितने चाहिए, सेंटेंस कितने, एक। कैसे पता लगा, क्योंकि फुल स्टॉप एक है, तो क्लोज कितने, सेंटेंस से छोटा क्या होता है क्लोज कितने जी, दो। कैसे पता लगा, दो वर्ब है जी, जितनी वर्ब उतने क्लोज। अब इसमें वर्ब तो दो है, एक हुई हैज और एक हुई, यानी जो दूसरी एक तो हुई हैज एंड दूसरी हुई इसमें भी हैज, यानी वो इंप्लाइड है, यानी इंप्लाइड है, इसका मतलब छिपी हुई है, अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ब तो हो नहीं सकती, अगर दो वर्ब होंगे तो दो क्लोज होंगे तो कंजंक्शन चाहिए। अगर फैन बॉयज वाला है तो कंपाउंड सेंटेंस, अगर फैन बॉयज वाला नहीं है तो कॉम्प्लेक्स। तो कायदे से ये तो हुआ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो हमें ये देखना था कि भाई कहां पे टू मैनी और कहां पे मच टू या मच टू या मैनी टू। अब ये देखिए बुक से है नाउन, और नाउन से पहले टू मच या टू मैनी लिखा जाता है।
और यहाँ पे देखिए नॉलेज क्या है, यानी नॉलेज क्या है, नॉलेज हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या लिखे जाते हैं, ट्रूमच लिखे जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन होता, बुक्स होता, पेन होता, पेंसिल होता, चेयर होता, एप्पल्स होता, तो हम यहाँ लिखते थे ट्रू मैनी, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए मैनी और मच में से क्या लिखा जाता है, मच लिखा जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, टू मच मनी, टू मच मनी कैन किल अ रिलेशन। बिल्कुल सही है, ज्यादा पैसा रिश्ता खराब कर सकता है, ज्यादा पैसा रिश्ते को खराब कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सेंटेंस तो एक है क्योंकि फुल स्टॉप एक है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा होगा, और अगर सब्जेक्ट रहा होगा तो उसकी वर्ब भी होगी। अब हम देखे जाएं, इसकी वर्ब है किल, अगर किल इसकी वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी जरूर होगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो नाम या प्रोनाउन। अगर हम ये देखें तो कैन क्या है, कैन तो मॉडल है, अरे कैन तो मॉडल है, तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट हुआ मनी, सब्जेक्ट क्या हुआ मनी, जो कि नाउन है। अगर मनी नाउन है तो कायदे से तो हुआ अनकाउंटेबल, अगर ये अनकाउंटेबल है और नाउन है तो टू मच का यूज बिल्कुल जायज है। अगर मनी की जगह यहाँ अगर ना एडजेक्टिव होता, अगर नाउन की जगह यहाँ एडजेक्टिव होता तो हम क्या लिख देते, मच लिख देते। लेकिन मनी और नॉलेज दोनों, यानी यहाँ पे जैसे कि मनी यहाँ पे नॉलेज नाउन है, यहाँ पे पेशेंस नाउन है, तो नाउन से पहले टू मच, नाउन से पहले टू मच, नाउन से पहले टू मच। नेक्स्ट में देखिए, टू मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू इरिगेट द क्रॉप्स, यानी फसलों को की सिंचाई करने के लिए काफी पानी की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या, सेंटेंस तो एक है, अगर ये सेंटेंस एक है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई वर्ब रही होगी, अगर कोई वर्ब रही होगी तो सब्जेक्ट भी रहा होगा, और सब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। अब ऐसे डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखा जाए, अगर ये देखा जाए वर्ब तो हुई रिक्वायर्ड, तो इज क्या है, इज है हेल्पिंग वर्ब, रिक्वायर्ड क्या है मेन वर्ब, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, सेंटेंस तो पैसिव में जा रहा है, क्योंकि इज एमआर वाज वर आर फॉलोड बाय बी प्लस आईएनजी, लेकिन यहाँ तो बी3 है, तो इसका मतलब बी प्लस बी3 तो पैसिव सेंस देता है, यानी ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट बनाया गया है, जो रिसीवर था वो, यानी जो सब्जेक्ट बनाया गया है वाटर। अब हमें ये देखना है वाटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अरे वाटर तो इसका मतलब ये तो मटेरियल नाउन, अगर ये मटेरियल नाउन है यानी सब्जेक्ट है, अगर यानी सब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। कोई पूछे इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, काम क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन काम क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट बनने का, और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये है नाउन, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल। जब ये कैटेगरी हुई अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज किया जाता है, ना कि मैनी का। अगर यहाँ पे मैनी, यहाँ पे वाटर न होके, अगर वाटर न होके कोई काउंटेबल नाउन होता, ट्यूबवेल्स, भाई काफी सारे ट्यूबवेल्स की जरूरत है, काफी सारे मोटर पंप्स की जरूरत है, तो मोटर पंप्स हो सकता है, नाउन है काउंटेबल नाउन, अगर वो काउंटेबल है तो वहां पे टू मैनी हो जाता। तो इसका मतलब यही डिफरेंस है, कहां पे टू मच और कहां पे टू मैनी, यानी टू मच एंड टू मैनी आर फॉलोड बाय नाउन। मतलब डिफरेंस क्या, अगर नाउन काउंटेबल है तो लगाइए मैनी, अगर अनकाउंटेबल है तो लगाइए मच। नेक्स्ट में देखते हैं, I have enough money to buy a car। तो इसका मतलब क्या, हमें ये बताया गया है कि जो enough है, अगर enough के बाद नाउन आता है, अगर यानी इसकी प्लेसमेंट देखनी, ये इसकी प्लेसमेंट नाउन से पहले होगी या नाउन के बाद, ठीक है। अगर इसके तुरंत बाद नाउन है, यानी यहाँ पे नाउन दिया है I have money दिया है, तो इसका मतलब मनी तो नाउन है, अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले एनफ लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे नाउन नहीं होके एडजेक्टिव होता, अगर यहाँ पे नाउन नहीं होके एडजेक्टिव होता तो इस एनफ की प्लेसमेंट एडजेक्टिव के बाद हो जाती। तो इसका मतलब हमें इसकी प्लेसमेंट को देखना, एनफ टू भी होता है, यानी जैसे मैं कहूँ आई हैव
आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी। मनी क्या है? नाउन है, तो अगर मनी नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव से पहले एनफ लिखा जाएगा। अगर मैं ये कहता ही इज इंटेलिजेंट, अगर मैं कहता ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है और एनफ का यूज करना, तो हम क्या करते हैं? ही इज इंटेलिजेंट एनफ। तो ये रिप्लेसमेंट देखनी है, व्हेन टू यूज एनफ बिफोर एडजेक्टिव और बिफोर नाउन, ये देखना है। तो आगे देखिए नेक्स्ट में, यानी आई हैव एनफ मनी टू बाय ए कार, यानी मेरे पास कार खरीदने के लिए काफी पैसा है। नेक्स्ट में, ही इज एंग्री एनफ। अब हमें बता देखिए, अब एंग्री क्या है? एंग्री तो एडजेक्टिव है, अरे एंग्री तो एडजेक्टिव है। अब हमें कैसे पता लगा कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है? अब सीधी सी बात है, ही क्या है? सब्जेक्ट है, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन होती है? तो नाउन या प्रोनाउन। अब मेरे को ये बताइए, जो एंग्री है वो गुस्से में है, यानी कौन? यानी ही जो है वो गुस्से में है, यानी जो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, जो नाउन के बारे में बताए, जो प्रोनाउन के बारे में बताए, यानी उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन ऐड करे, उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। तो कायदे से जब ये हुआ एडजेक्टिव, अगर एंग्री कायदे से हुआ एडजेक्टिव, तो इसकी प्लेसमेंट एन से पहले होगी। इसकी जो प्लेसमेंट है वो एन से पहली बिल्कुल जायज है। ही इज एंग्री एनफ टू पार्डन मी, यानी इतना गुस्से में है कि वो मेरे को माफ नहीं कर सकता, यानी वो इतने गुस्से में है कि वो मेरे को माफ नहीं कर सकता। यानी नेक्स्ट में देखिए, रवि इज इंटेलिजेंट एनफ। इंटेलिजेंट तो कायदे से हुआ यानी एडजेक्टिव, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसकी प्लेसमेंट क्या होगी? यानी एनफ की प्लेसमेंट एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले, यानी एनफ की जो प्लेसमेंट है नाउन से पहले होती है और एडजेक्टिव के बाद होती है। ये सारा का सारा इन सारी की सारी जो सेंटेंसेस हैं उसमें डिस्कस किया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा।